आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए भी है क्योंकि थोड़ा सा विज्ञान तकनीकी से हट के हम लोग बात करने वाले हैं। यह जो विषय है वह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं, आप में से कई लोग सुन सकते हैं, यह प्रश्न हो सकता है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्यापक लोग बोलें कि ये प्रश्न हमारे विषय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब जानते हैं कि मेरा नेचर ऐसा है कि अगर कोई टॉपिक विज्ञान तकनीकी के साथ चीज़ों को जोड़ता है किसी अन्य विषय के साथ, उन चीज़ों को लेकर मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहता हूँ और उन विषयों को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से बात करता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा विषय है परमाणु कूटनीति। फिर एक बार बोल देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कहाँ पर आपको विज्ञान तकनीकी के साथ कुछ और विषय भी जुड़ेगा। और ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए बच्चा, क्योंकि समय के साथ साथ जो डिमांड यूपीएससी की रही है वो किस तरीके से होशियारी से विषयों को जोड़कर प्रश्नों को पूछते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी हद तक आपके लिए अध्यापकों की ज़रूरत होती है और इसीलिए वो अध्यापक के रूप में मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज़ लेसन नंबर 26। इसके पहले आपने 25 अध्याय देख चुके होंगे। और आपको वास्तविकता में बताऊं तो पूरे के पूरे विज्ञान तकनीकी में सबसे ज़्यादा समय अगर किसी भी अध्याय में लगता है तो वह है हमारा ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा में डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है और आप मुझे पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहां मैं आपको गोरखपुर में फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं दिल्ली के सारे अध्यापकों के द्वारा। पिछले 18 से अधिक वर्षों से मैं लगातार आपको पढ़ाता रहा हूँ। मेरी 2 किताबें आती हैं, दोनों मैग्रा हिल पर प्रकाशित होती हैं। एक पर्यावरण पर मैंने किताब लिखी है और दूसरा विज्ञान तकनीकी पर, जो हर वर्ष मैं इसे अपडेट करता रहता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी वीडियोस या अपडेशंस मैं भविष्य में आपको देता रहता हूँ वो सारे अपडेट्स मैं आपको यहीं करता हूँ। मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको मिल जाऊँगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। और मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है डॉक्टर रवि अग्रहरी क्लासेस या पूर्वांचल आईएएस ऑब्लिक करके। यहाँ पर आप सब मुझे फॉलो कर लें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भविष्य में आपको यहीं पर या आगे भी आपको यहीं पर आपको समसामयिकी मिलते रहेंगे। मेरा एक कोर्स है जो विज्ञान तकनीकी का चल रहा है, जो आप इसे हर विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया हुआ है और नहीं ज्वाइन किया हुआ अपने मित्रों को बताइए। 4999 में अभी ये कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों में आपको मिलते हैं। तो इन कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कीजिए और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई कॉन्टैक्ट करना है, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं परमाणु कूटनीति पर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि यहाँ बहुत सारे डिस्कशंस होने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि लगभग 1 घंटा या उसके अंदर ही वीडियोस बनाए जाएं। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हर पहलुओं को हम लोग यहाँ पे टच करने वाले हैं जो परीक्षा के अनुरूप होने वाले हैं, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा के अनुरूप हो या मुख्य परीक्षा के अनुरूप हो। कहानी शुरू होती है एक्चुअल में, पूरी की पूरी कहानी जो शुरू होती है उसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट आपको लिए चलता हूँ और धीरे धीरे मैं आगे और पीछे होता रहता हूँ। देखिए, होता क्या है कि सबको पता है कि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाते हैं। और परमाणु बम ऐसे बम होते हैं जो कि सिर्फ आपको मारते ही नहीं हैं, जबकि आपकी नस्लें तक बर्बाद कर देती हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी कोई घटना भी हो सकती है जिसका दुष्परिणाम इतना देखा जा सकता है कि वो सिर्फ उस समय पर उस जगह पर सिर्फ लोगों को मारता ही नहीं है, जबकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग बच जाते हैं उनकी नस्लों को बर्बाद कर देता है। और ये इतना भारी बम था, इतना खतरनाक बम था, जो क्या था, जिसका प्रभाव इवन अगल बगल के काफ़ी क्षेत्रों तक, यूरोप पूर्व तक भी देखने को मिला था। सो वही परमाणु बम जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया, जिसे लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से बोला जाता है, जैसे B-29 सुपर फास्टर बॉम्बर प्लेन के द्वारा गिराया गया था। असल में 1945 के पहले दुनिया के वो राष्ट्र जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते थे, वो परमाणु बम का निर्माण कर रहे थे। और सबको ये पता था कि जिसके पास परमाणु बम होगा वो दुनिया में बहुत ही पावरफुल राष्ट्र होगा। सबको ये पता था जिसके पास परमाणु बम होगा वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल राष्ट्र होगा। और शक्ति अर्जित करना एक ह्यूमन का नेचर होता है। तो अगर ह्यूमन का नेचर होता है तो डेफिनेटली इस परमाणु बम के लिए हर कोई प्रयासरत था। बहुत सारे कंट्रीज थे जो अपने आप को शक्तिशाली पहले भी समझते थे और आज भी समझते हैं, वो लगातार परमाणु बम का निर्माण कर रहे थे। उस परमाणु बम के निर्माण में बहुत सारे राष्ट्रों ने परमाणु बम बना भी रखा था, कुछ लोगों ने तो बना ही रखा था खासतौर से। और मैनहट्टन एक प्रयोग था जिसको बोला भी जाता है परमाणु बम में। जब उस समय के जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब परमाणु बम के बारे में सोचा था तो ये पहला एक प्रयोग था परमाणु बम का, जिसको लेकर हिरोशिमा का पर सबसे पहले बम गिराया गया था। लेकिन जब परमाणु बम गिराया गया तब लोगों को समझ में आया कि भाई इस तरह के बम जो हैं जिसका विकास राष्ट्र कर रहे थे, इस तरह की चीज़ों को जब कभी किसी राष्ट्र पे गिराया जाएगा तो उसके दुष्परिणाम जो होंगे वो भावी पीढ़ी को झेलने पड़ेंगे। और वही दुष्परिणाम जो आज भी हम देखते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में। हिरोशिमा नागासाकी का वो जो दयनीय स्थिति रही है,
उसके जो दुष्परिणाम हैं जो आप आज भी देख सकते हैं, परिवर्तन वगैरह जो देखे गए, जो उस समय जो मनुष्य बच गए थे, उनके जीनों में जो विकार देखे गए वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार उनके बच्चों में, बच्चों के बच्चों में आते चले गए हैं। ये कब तक क्या होने वाला है इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ओवर निष्कर्ष यही मिलता है कि जब परमाणु बम गिरता है कहीं पर तो उस जगह की ऊष्मा बहुत बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कई हज़ार डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है, और उस तापमान में हर आदमी जलकर भस्म हो जाता है, सब कुछ हवा में विलीन हो जाता है, यहाँ तक आप छोड़िए बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स भी सब कुछ राख हो जाते हैं, और वो पूरा का पूरा जो मैदान होता है वो पूरी तरह से क्लीन चिट हो जाता है। इवन अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे तो जब एटम बम गिरने के पहले की जो सैटेलाइट इमेजेस है, पूरा का पूरा हिरोशिमा जो था वो हरा भरा दिखता था, और सैटेलाइट गिरने के बाद कुछ दिन के बाद जो रिपोर्ट देखेगा पूरा का पूरा हिरोशिमा एक खाली मैदान की तरह दिखने लगा। तो फिलहाल उन चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इन चीज़ों को परमाणु कूटनीति के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में जब ये 2 परमाणु बम गिराए गए, जब ये 2 परमाणु बम गिराए गए, तब तक इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इस तरह के बम को या इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं दोबारा इनको रोकने का प्रयास करे। इसी चीज़ों को सोचते हुए यूनाइटेड नेशन, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक सोच है जिसकी वजह से IAEA लाया गया। तो क्या लाया गया? IAEA लाया गया, वही IAEA जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसे आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नाम से जानते हैं। ओके, ये IAEA जो लाया गया, ये लाया जाता है 29 जुलाई 1957 को, और एक पूरी तरह से एक स्वायत्त तंत्र की तरह कार्य करता है। ये एक स्वायत्त तंत्र की तरह कार्य करता है और IAEA को लाया जाता है। और यही IAEA, फिर मैं आपको बताता हूँ, IAEA UN लेकर आता है, और इसके पीछे पूरा का पूरा मकसद होता है कि जो नाभिकीय हथियार हैं, इन नाभिकीय हथियारों का या नाभिकीय ऊर्जा का 2 तरह से प्रयोग हो सकता है। या तो हम नाभिकीय ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी बना लें, और या तो नाभिकीय ऊर्जा से हम एटम बम बना लें। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा का एक शांति उपयोग होता है, और अगर एटम बम बनाते हैं तो उसका एक दुरुपयोग होता है। तो वही बात यहाँ पर होती है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए, न कि दुरुपयोग किया जाए। तो उसी नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग और दुरुपयोग की बातों को लेकर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि IAEA को इसीलिए लाया गया कि नाभिकीय ऊर्जा यानी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे ईंधनों का उपयोग, जो पीछे के लेक्चर से मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर इस एप्लीकेशन में, पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पर जो आप क्लासेस लगातार सुन रहे हैं, कि वहाँ पर हमने नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी और एटम बम दोनों के लिए किया था। अब मैं यही बात बता रहा हूँ, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए कि नाभिकीय ऊर्जा का सिर्फ शांति के लिए प्रयोग हो, पीसफुल पर्पस के लिए प्रयोग हो, इसका कोई भी एटम बम के लिए प्रयोग ना करे। इसी चीज़ को लेकर IAEA लाया गया। और IAEA किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, थोड़ी सी IAEA की चर्चा करते हैं, फिर बैक होते हैं स्लाइड्स पर, और फिर यहाँ पर फिर आते हैं, और इसी क्रम को हम लोग आगे रखते हुए आगे पीछे करते करते पूरे के पूरे अध्याय को समाप्त करते हैं। और यहाँ इस अध्याय से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे, सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग आगे इसके बाद के जो लेक्चर होंगे वहाँ पर इनके डिस्कशन भी करने वाले हैं। क्योंकि इसके साथ ही आप देखो तो आपका पूरा का पूरा परमाणु ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा वाला चैप्टर होता है, वो समाप्त होता है। फाइन, आइए अब आपको हम पीछे की तरफ लिए चलते हैं, जरा पीछे की तरफ आइए। पीछे अभी आप देख रहे थे कि IAEA के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखे थे, जहाँ पर हम लोग अभी यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए असल में होता क्या है, जब IAEA लाया जाता है तो IAEA के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। IAEA की पूरी मंशा क्या होती है, इसको लाने के पीछे पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। 1957 में हम IAEA को लाते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नाम से जिसे आप जानते हैं। कब आता है ये? 1957 में आता है। और इसे जो स्थापित किया जाता है इस संगठन को, इसका पूरा का पूरा पर्पस होता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग शांति के लिए किया जाए। ये करता क्या है सुनिएगा, असल में होता क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, स्वायत्त तंत्र है। इस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंट्री का कोई दबाव नहीं है। फाइन, ये करता क्या है पता है, पूरे राष्ट्र में चीज़ों की जानकारी लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोरी छुपे किसी कार्य को कर रहा हो, किसी उल्टे तरीके से कोई परमाणु हथियार बना रहा हो। अगर आपने एक मूवी देखी होगी परमाणु, तो परमाणु मूवी में आपने देखा होगा वो जॉन अब्राहम वाली जो मूवी होती है, उसमें कितनी खूबसूरती के साथ इस पूरे के पूरे नाभिकीय परीक्षण को भारत में दिखाया जाता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में नाभिकीय परीक्षण भारत करता है, किस तरह से बचते बचाते हम लोग IAEA से भी बचते हम लोग अपने परीक्षणों को करते हैं। और IAEA के जासूस उस समय आपने मूवी में देखा होगा हमारे देश के अंदर घूम रहे होते हैं, पर फिर भी हम बहुत बचाकर
बहुत सुरक्षित तरीके से, उन्हें ज़्यादा पता नहीं चलने देते हैं और परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लेते हैं। अगर पता चल जाता तो फिर हम पे प्रेशर डाला जाता, दबाव डाला जाता, और हम कहीं ऐसा ना होता कि उस परमाणु जो परीक्षण जो भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में पिछली बार किया था, शायद वहाँ से हम लोग वंचित रह जाते। तो यही आईएए है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया पर नज़र रखता है, जिसमें कोई डाउट होता है या संदेह कह लीजिए तो उस पर वो नज़र रखता है। वहाँ अपने सैटेलाइटों के द्वारा रखता है, उपग्रहों के द्वारा वो चेक करता है। इसके अलावा अपने जासूसों को वहाँ एंट्री कराता है और पूरी तरह से इन चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। फाइन, तो आईएए के बारे में आपको मैंने बता दिया। आईएए असल में है क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को इस चीज़ की जानकारी देता है। ध्यान रखिएगा, आईएए इन सारी जानकारियों को लेता है विश्व में हर जगहों पर जाकर, अब किसी भी तरीके से, चाहे उपग्रहों की मदद से या जासूसों की मदद से, जो मैंने आपको बोला, और जाकर ये करता क्या है, इन जगहों से, इन यूएन के जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर अपने रिपोर्ट सबमिट करता है। अब ये इनका काम होता है कि ये वहाँ पर क्या एक्शन लेने वाले हैं उस कंट्री के प्रति, और इसका पूरी तरह से आप समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय ऊर्जा का मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी यूरेनियम से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं और उसी यूरेनियम से हम एटम बम भी बना सकते हैं। तो वही कहानी है कि यहाँ पर पूरी तरह से इसका उपयोग जो हो वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया वियना में है, ऑस्ट्रिया राष्ट्र के अंदर जो कैपिटल वियना में है वहाँ पर है। और आपको सबसे पहले बताऊँ तो आईएए को हम लोग न्यूक्लियर वॉचडॉग के नाम से भी जानते हैं। इसे दुनिया में न्यूक्लियर वॉचडॉग के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियर वॉचडॉग का मतलब होता है नाभिकीय खोजी कुत्ता। जैसे खोजी कुत्ते जो होते हैं पुलिस वालों के साथ, आर्मी वालों के साथ, आपने देखा होगा, जो हमारे अगल बगल देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कहीं किसी जगह पर बम तो नहीं है, हथियार तो नहीं है, उनकी जानकारी देने के लिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये आईएए भी एक तरह से नाभिकीय खोजी कुत्ता है, जो पूरी दुनिया पे नज़र रखता है एक न्यूक्लियर वॉचडॉग की तरह, और जानकारी लेने का प्रयास करता है कहीं कोई इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ आईएए के बारे में समझा दी हैं। अब बात ये होती है कि आईएए जो अपने कार्यों को करता है, वो आईएए अपने कार्यों को कैसे करता है। तो आईएए अपने कार्यों को करने के लिए एक एडिशनल प्रोटोकॉल आता है। देखिएगा, आईएए के अंदर एक एडिशनल प्रोटोकॉल है जिसको हम अतिरिक्त प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो आईएए अपने सारे कार्यों को करने के लिए एक्चुअल में अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अंतर्गत सारे कार्यों को करता है। इसीलिए जब आईएए कहीं भी आता है तो एडिशनल प्रोटोकॉल जरूर आता है। और एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट आता है। सो एक हायरार्की आपको समझ में आ रहा होगा। आईएए के अंदर आपको मिला एडिशनल प्रोटोकॉल, एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर आपको मिला होगा कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट। और इन चैनल्स के थ्रू चलकर पूरी दुनिया में नजर रखा जाता है नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए होना चाहिए, विद्युत निर्माण के लिए। तो यही चीज़ है। अतिरिक्त प्रोटोकॉल एक सुरक्षा समझौता है। आपको बताऊं, जब कोई प्रोटोकॉल शब्द आते हैं ना, तो याद रखिएगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप मेरे पर्यावरण के लेसन्स में भी प्रोटोकॉल शब्दों को सुने होंगे, और प्रोटोकॉल्स पे जनरली सामान्यता प्रश्न ज़्यादा होते हैं आपके पेपर में, क्योंकि प्रोटोकॉल में कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर जिनके लिए बाध्य किया जाता है, और समय पर एक निश्चित समय के अंतर्गत उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यही अतिरिक्त प्रोटोकॉल की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसे ध्यान रखेंगे। तो अतिरिक्त प्रोटोकॉल आईएए के अंतर्गत आया है। नियम कानून जो आईएए के अंदर नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग के लिए, वो सब एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर ही बनाया गया है, जो कि आईएए के अंतर्गत आता है। अब एडिशनल प्रोटोकॉल जो कार्यों को करता है वो कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट के अंतर्गत करता है, या अतिरिक्त प्रोटोकॉल को निपटाने के साथ साथ कार्रवाई करने के निर्णय लेने में शामिल है। फाइन, तो एडिशनल प्रोटोकॉल जो लाया गया एक्चुअल में वो अपने नियम कानून को कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड एग्रीमेंट से पूरी दुनिया में जारी करता है, और यही समझौता है जिसके तहत आईएए दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फाइन, दुनिया पे फिलहाल एक्शन लेने का काम तो यूएन और उसके मेंबर करते हैं। उस राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक देंगे, आयात निर्यात रोक देंगे, उसको डिफरेंट तरह की दिक्कतें देंगे। इवन जब भारत भी परमाणु परीक्षण करता है, पहला परीक्षण जब इंदिरा जी के टाइम में होता है, और लास्ट परीक्षण जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में होता है। ये कुल परीक्षणों के समय में भारत में भी बहुत सारी दिक्कतें थी जो भारत ने फेस किया था, चाहे वो इंदिरा गांधी जी का सरकार रही हो, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, सबने उस समय बहुत ज़्यादा समस्या झेली थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जैसे राष्ट्र को की गई थी। लेकिन वहीं पर इंदिरा गांधी और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों ने बहुत अच्छा एक्शन लिया था और राष्ट्र को उस समस्या से निकाला था।
आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त प्रोटोकॉल की स्थिति की अगर हम आज की दृष्टि में बात करें, 2022-23 तक अगर हम बात करें, लगभग 134 ऐसे राज्य हैं जो इसके मेंबर हैं। साथ साथ इसमें यूरोटोम के सदस्य भी हैं और अभी ऐसा कहा जाता है कि इसमें 14 राज्यों को अभी और लागू करना है एडिशनल प्रोटोकॉल। कुछ शर्तें होती है एडिशनल प्रोटोकॉल के लिए। भारत के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो भारत एडिशनल प्रोटोकॉल को अपनाता है। इवन भारत शुरू से IAEA का मेंबर रहा है, तो भारत IAEA को पूरी छूट देता है। आप आइए हमारे रिएक्टर्स को देखिए, हमारे यहाँ कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं चल रही हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में 2021 के आसपास पूछा भी गया है IAEA पर क्वेश्चंस, इसे गलत मत कीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके पेपर में IAEA पर पूछा भी गया कि भारत IAEA को अपनाता है, बिल्कुल, और भारत IAEA को अलाउ भी करता है। अगर आप हमारे रिएक्टर्स में अगर परमाणु भट्टुओं को अगर नज़र देखना चाहते हैं कि हम कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अलाउ हैं, आप आकर हमारे यहाँ इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अंदर लेकर जिस चीज़ों के बारे में मैं आपको वैसे ही पहले बता चुका हूं कि असल में होता क्या है कि IAEA को अतिरिक्त प्रोटोकॉल के माध्यम से सूचना और साइटों तक पहुंचने के लिए विस्तारित अधिकार दिए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, तभी मैंने आपको बोला था भारत अलाउ करता है। आप आइए और आप हमारे यहाँ सूचना और अधिकार जो है आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। ये IAEA को वैसे भी अधिकार है। अब यहाँ परमाणु कूटनीति पर जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे, हम IAEA तक की चर्चा कर चुके थे। फाइन, IAEA तक की चर्चा कर चुके थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ती है NPT की तरफ। तो कहानी कहाँ बढ़ती है आगे? उसका नाम है NPT। NPT का मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी गैर अप्रसार संधि। इसको हिंदी भाषा में कहते हैं गैर अप्रसार संधि। गैर अप्रसार संधि, इसे हम कहते हैं गैर अप्रसार संधि। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जानते हैं, जिसे आप कहते हैं गैर अप्रसार संधि। अब बात होती है गैर अप्रसार संधि एक्चुअल में होती क्या है। एकदम कहानी की तरह सुनिएगा, बहुत ही मस्त कहानी की तरह मैं एक सीरीज में सुना रहा हूँ, और आज के बाद इन चीज़ों में कभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हो या फिर करंट अफेयर से समसामयिकी में जुड़े कोई मसले हैं, जिन टॉपिक्स में कहीं से भी आ रहे हो, और आए दिन आपको कुछ ना कुछ एक साल के अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा आर्टिकल आपको इन विषयों पर ही मिलते हैं। पर इन विषयों का बैकग्राउंड क्या है, कैसे चीज़ों को जोड़ेंगे, कल से लेकर आज तक का पूरा इतिहास आप यहाँ इस वीडियो में सुन पाएंगे। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वीडियो में आपको सारे डायमेंशंस मिल जाएंगे। ओके, अब देखिए NPT की कहानी। NPT 1968 में हस्ताक्षर होता है 1968 में, और NPT फोर्स में आते आते 1970 हो जाता है। 1970 में आते आते तक ये प्रभावी हो जाता है। पता है इस गैर अप्रसार संधि में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में क्या बात होती है? 5 राष्ट्र ये कहते हैं कि देखिए, हम ही दुनिया में ऐसे 5 राष्ट्र हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 तक, यानी 1 जनवरी 1967 तक, हम ही ऐसे 5 राष्ट्र हैं जिन्होंने नाभिकीय हथियारों का परीक्षण कर रखा है। तो हम ही ऐसे 5 राष्ट्र हैं जिन्होंने नाभिकीय हथियारों का परीक्षण कर रखा है, और वो राष्ट्र देखिएगा, वो राज्य हैं अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन। ये 5 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने नाभिकीय परमाणु का परीक्षण कर रखा है, यानी इन्होंने एटम बम अर्जित कर रखे हैं। और उन्होंने बोला कि जो राष्ट्र 1 जनवरी 1967 तक परमाणु परीक्षण कर रखे हैं, सिर्फ उन्हीं कंट्री के पास ये राइट होगा एटम बम रखने का और एटम बम परीक्षण करने का। दुनिया में और कोई राष्ट्र ना तो एटम बम बनाएंगे और ना तो कोई परीक्षण करेंगे। फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, NPT के अंदर ये बोला गया कि भाई देखो, हम ही ऐसे 5 राष्ट्र हैं जो दुनिया में अभी तक, उन्होंने क्योंकि इस देश तक उन्होंने एटॉमिक परीक्षण कर रखा था, तो उन्होंने ये बोला कि 1 जनवरी 1967 तक हम ही ऐसे 5 राष्ट्र हैं जिन्होंने परमाणु हथियार बना रखे हैं, परमाणु परीक्षण सफल कर रखे हैं, हमारे पास परमाणु बम है, तो दुनिया में हम ही ऐसे 5 कंट्री होंगे जिनके पास परमाणु बम होगा। इसके अलावा कोई भी परमाणु हथियार अर्जित करने वाला राष्ट्र नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने आप में ये नियम बनाया, उन्होंने खुद को, अपने आप को इस लेवल पर रखा कि हम ही हैं जो सब कुछ हैं इस दुनिया में। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का एक वर्ड में मैं आंसर दे सकता हूं, जिसको कहते हैं दादागिरी। क्या बोल सकता हूं? एक शब्द में आंसर दे सकता हूं, दादागिरी। आप पावरफुल हैं, आप जो चाहे सो कर लें, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? दादागिरी। ठीक है ना? और एक बात आप मुझे बताओ, कोई बंदा अगर बहुत ही पावरफुल है, वो चाहेगा ये पावर कभी दूसरे के हाथ में जाए? आपने पॉलिटिशियन को देख लीजिए, राहुल गांधी के हाथ से पावर चला गया तो देखिए अब वो परेशान है कि नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में पावर है, वो चाहेंगे तो इसे दूसरे के हाथ में जाए? नहीं बचा। पावर जिसके पास है, पूरा का पूरा राष्ट्र, पूरे के पूरे लोग उसके अंदर काम करते हैं। तो पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप मुझे ये बताइए, आप लोग IAS बनने क्यों जा रहे हैं? आप खुद जानते हैं कि आफ्टर गेटिंग दिस रिजल्ट, इस परिणाम के आने के बाद आप सब बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाले हैं इस राष्ट्र में।
तो पावर कोई गलत चीज भी नहीं। अगर आप में गट्स है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में गट्स है तो प्रधानमंत्री है। जिस दिन में गट्स नहीं होगा, किसी और में होगा, वो पावरफुल हो जाएगा तो वो होगा। तो अल्टीमेटली सारी की सारी जो सारी की सारी चीजें चल रही दुनिया में, वो पावर का ही तो खेल है। अमेरिका इतना शक्तिशाली है, वो चाहेगा कभी कोई मेरे सामने आए, तभी जब कोई कंट्री अमेरिका के इस तरह कोई चीज़ों का निर्माण करता है, मेरा उस पर फट 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 से जाके प्रेशर डालता है कि नहीं डालता। अभी देखेगा आपको कई जगह पर ऐसी दिक्कतें होंगी, भारत को होंगी। अमेरिका जैसा राष्ट्र भी आपको अच्छा खासे तरीके से आपको कहेगा भाई ये सब गलत काम है, आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। फाइन, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, एक पावर एक ऐसा नशा है, एक ऐसा नशा है जो हर किसी को चाहिए होता है, और ये मानव की प्रवृत्ति है। तो मानव की प्रवृत्ति, मानव से ही एक राष्ट्र बनता है, तो एक राष्ट्र की भी प्रवृत्ति हो सकती है। फाइन, तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझा दी, तो याद रखिएगा पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, तो मैंने आपको एनपीटी समझा दिया। एनपीटी बनते समय यहाँ पे लॉजिक क्या था, देखिए एनपीटी जब बना तो यहाँ पर किन किन बातों को बोला गया। एनपीटी बनते समय यहाँ पर इन बातों को बोला गया कि देखो, पहली बात कि जो एनपीटी आया है, और जो एनपीटी आया है यहाँ पर इसके अंतर्गत पहला तो ये कंफर्म हो गया कि दुनिया में सिर्फ 5 ही कंट्री नाभिकीय परीक्षण करेंगे, और दुनिया में 5 ही ऐसे कंट्री जो परमाणु बम रखेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं रखेगा, ये कंडीशन। और दूसरा इनका ये सोचना था कि असल में क्या है कि कोई और दूसरी कंट्री अगर अभी उनके पास एटम बम नहीं है, और वो अगर एटम बम बनाते हैं, तो उसके लिए उनको पक्का किसी ना किसी दूसरे राष्ट्र के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भाई देखो, गैर अप्रसार संधि, गैर अप्रसार संधि का मतलब है कोई इस तरह की चीज़ों का प्रसार नहीं करेगा। और ये हम जो 5 कंट्री हैं जिनके पास इस तरह की तकनीकी है, ये 5 कंट्री भी किसी राष्ट्र को इस तरह की तकनीकी नहीं देंगे। इससे नुकसान क्या होगा, अगर जो तकनीकी आपने बना ली, अगर ये तकनीकी आप किसी और राष्ट्र को देंगे, तो जिन राष्ट्र के पास ये चीजें नहीं है वो भी एटम बम तरह के इस तरह के परमाणु बमों का निर्माण कर लेंगे। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि कोई भी इस तरह की तकनीकियों का प्रसार नहीं करेगा, तभी नाम क्या रखा, गैर अप्रसार। गैर तरीकों से इस तरह के प्रसार ना किए जाए, यानी अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेट करना, यानी प्रोलिफरेट नहीं करना, प्रसार नहीं करना, इसी को बोला गया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और फिर उन्होंने ये बोला कि कोई भी जाकर, है ना, धरती पर, है ना, धरती पर, लैंड पर, जमीन पर कोई भी नाभिकीय परीक्षण नहीं करेगा। उन्होंने इस तरीके से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, गैर अप्रसार संधि की बात की। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब आप एक बात बताइए मुझे, आप गैर अप्रसार संधि में चाइना जैसे राष्ट्र को देखिए पावर दे रहे हैं। चलिए मैं आपसे सहमत हूं, ठीक है, कि अमेरिका से हमें प्रॉब्लम नहीं है, रूस से हमें प्रॉब्लम नहीं है, यूके से हमें प्रॉब्लम नहीं है, फ्रांस से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा चीन से तो हमें प्रॉब्लम है ना। आप जानते हैं हमारे जिन राष्ट्रों के साथ समस्याएं होती हैं, वो या तो चीन या तो पाकिस्तान, यही 2 राष्ट्र सामान्यतः सुनने में आते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप चीन को फ्री कर रहे हैं कि चीन तुम एटम बम रखो, तुम एटॉमिक परीक्षण और करते रहो, और भारत, कल को अगर भारत चीन का मसला होता है तो भारत की सुरक्षा कौन करेगा, तो भारत की सुरक्षा कौन करेगा। ये चीजें सोचने की बात है। और यही देखते देखते भारत ने क्या कर डाला, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि भारत को इसकी आवश्यकता थी। आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन को मुक्त कर रखा है कि चीन, ये 5 कंट्री तुम एटम बम रखो, और कल को इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का मसला हो जाता है तो भारत की रक्षा कौन करेगा। ये देखते देखते उस समय 18 मई 1974 को एक ऐसी चीज होती है पूरे भारत के इतिहास में जो स्वर्णिम अक्षरों में जानी जाती है। उसका नाम है क्या, उसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। एक ऐसा परमाणु परीक्षण भारत करता है जो कि दुनिया में एनपीटी का मेंबर ना होने के बाद भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो पहला परमाणु परीक्षण करता है। तो अपने आप में ये गट्स की बात है। और उस समय इस तरह का बोल्ड एक्शन लेने वाली जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया राष्ट्र के लिए, जो पीछे के 70 सालों में देश में हुआ है। उन पीछे के 70 सालों में जो देश में चीजों में हुआ है, ये आपके लिए गर्व का विषय है कि इंदिरा गांधी जैसे, वही इंदिरा गांधी आगे चलकर जब इमरजेंसी लगाती हैं तो गलत काम कर जाती हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम सराहते हैं, और कोई गलत काम करता है तो हम उसकी विस्तार भी करते हैं। तो वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, 18 मई 1974 को जो इंदिरा गांधी जी ने किया, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम था और गट्स की बात थी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रेशर थे, कोई और कर नहीं सकता था। उसके बावजूद भी भारत इस तरह का काम कर कर गया, तो अपने आप में स्वर्णिम अक्षरों की बात है। तो ये देखिए, भारत में पोखरण परीक्षण किया गया, और सीधा सीधा कहा जा रहा, बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए भारत ने पहली बार परमाणु विकास प्रौद्योगिकी अर्जित की। ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत ही बड़ी बात है।
कहानी अब आगे बढ़ती है। अब बात हुई कि जब भारत ने यह परीक्षण किया, अब बात होती है जब भारत ने परीक्षण किया तो ये बात होती है कि भाई ये बताओ भारत, तुमने परीक्षण क्यों किया? तुम तो अलाउ थे नहीं, तुम तो एनपीटी के मेंबर थे नहीं, तो आपने फिर ये परमाणु परीक्षण क्यों किया? तो भारत ने कहा देखो देखो, वो चीज चाइना के साथ रक्षा वाली वो तो हम अंदर रखते हैं, वो बोलेंगे थोड़ी ना ओपनली, लेकिन यहां पर समझने क्या था, फिर भारत ने क्या बोला? भारत ने कहा देखो तुम लोगों ने बोला कोई किसी से प्रसार कर इन चीजों को ना लेगा ना देगा, ठीक है, तो हमने तो किसी से इस तरह की तकनीकी नहीं ली ना कभी, हमने तो इन तकनीकी को खुद विकसित किया ना। आप क्या समझते हैं हमारे देश में भी भाभा जैसे वैज्ञानिक रहे हैं पीछे के 70 सालों में, देश में इतना सारा काम हुआ आपको पता नहीं है, आप भाभा को कैसे भूल सकते हैं? तो सीधा सीधा भारत ने बोला भाई हमारे देश में भी हम लोगों को इस तरह की प्रौद्योगिकी तकनीकियां विकसित करने आती हैं और हमने इस तरह की तकनीकी स्वयं विकसित की है। तो आपने बोला था कोई किसी से लेगा नहीं, तो हमने किसी से लिया नहीं। हमने क्या किया? हमने इस तकनीकी को स्वयं बनाया, और मैंने भाभा जी का नाम ले लिया, आप खुद समझ सकते हैं। तो जब हमने इस तकनीकी को स्वयं विकसित कर लिया तो भाई हमने तो कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया। और दूसरी चीज डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, क्योंकि कूटनीति है और कूटनीतियां तो आप अपने नेताओं से अच्छी तरह से सीखते रहते हैं। तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, ये जो चीजें हैं ये आप अपने नेताओं से सीखिए। पीछे के नेता भी ऐसे बोलते हैं, आगे के नेता भी ऐसे ही बोलते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह की चीजें आप यहां बोलेंगे कूटनीतिक तरीके से। ओके, क्या बोलेंगे यहां पर ये बोलेंगे आप कूटनीतिक तरीके से, भाई देखो ऐसा है, तुमने बोला था कोई जमीन पर टेस्ट नहीं करेगा, हमने धरती पर नहीं किया, हमने लैंड पे नहीं किया, हमने तो अंडरग्राउंड किया। मतलब ये कह लो कि आप डिप्लोमेटिक आंसर्स की तरह इस तरह के आंसर्स आप दे रहे हैं, और बहुत ही सोचने की बात है। मतलब क्या, मतलब इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर पीछे के नेताओं को अगर देख लीजिए तो आप जो नेता लोग जैसी चीजें करते हैं वही चीजों को हम कर भी अपने आप को सही ठहराएंगे, वो चीजें हैं कूटनीति। और यही कूटनीति के लिए इस चैप्टर का नाम मैंने रखा था परमाणु कूटनीति। पहले इस चैप्टर का नाम बहुत गंदा था, पता है, इसमें आईएईए, एडिशनल प्रोटोकॉल, एनपीटी, सीटीबीटी, ऐसे करके 10-12 टॉपिक्स के नाम दिए थे। अचानक रात में सोते सोते मैंने बुद्धा को एक अचानक सा वो मिला है ना, एनलाइटमेंट, मुझे भी मिला यार ऐसा करते हैं, इसका नाम कुछ ऐसा करते हैं जिसका नाम छोटा हो जाए। तो इतने बड़े चैप्टर का नाम, चौथे एडिशन की विज्ञान तकनीक किताब आते आते तक मैंने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी परमाणु कूटनीति कर दी। और लिटरली ये चैप्टर कूटनीतिक ही है, यहाँ पर कूटनीतिक बातें आपको मिलेंगी, बहुत ही होशियारी की तरह चीजें मिलेंगी और बहुत ही समझदारी की तरह चीजें मिलेंगी। और इसी तरह की चीजों को विकसित करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके मेंस और इंटरव्यूज में, और जब आईएएस बनकर आप दुनिया को लीड कर रहे होंगे तो बहुत होशियारी के साथ, बहुत ही बैलेंस में अपने आप को जब सही ठहरा रहे होंगे तो आप लॉजिकली सही ठहरा रहे होंगे। आइए अब देखिए, भारत में हो गया जो होना तब तो भारत ने कर दिया, ठीक है। इंदिरा जी को बहुत सारी दिक्कत हुई थी, इंदिरा जी मतलब भारत को ही थी, तो उस समय भी हम लोगों ने स्वदेशी अपनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, है ना, जो कि मेरे रोल मॉडल भी हमेशा रहे हैं, जो जिनको मैं अपना आदर्श भी मानता रहा हूँ, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये इनके समय में बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। बाद में चलकर इस तरह की दिक्कतें कोविड के टाइम में भी हुई। तो हर इन सब केसेस में हम लोगों ने क्या बोला, भाई स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। यानी हमने राष्ट्र की चीज़ों का, जो राष्ट्र के अंदर निर्माण हो रहा है उसकी तरफ हमने फिर एग्रेसिवनेस मतलब दिखाना शुरू किया और उसकी तरफ जाना शुरू किया। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी थी समय के साथ। अब क्या होगा, भारत ने तो कर लिया, लोगों ने समस्या भी जनित की, धीरे धीरे चीजें भूलने लगे, चीजें धीरे धीरे पट्टी पर आने लगी, भारत भी पटरी पर आ गया। उन लोगों ने भी अब जो हुआ सो हो गया, लेकिन तुरंत ही उन लोगों ने एक चीज ध्यान दी कि भाई जो चीज भारत ने कर लिया है अब ये चीज फिर रिपीट हो सकता है। जो चीज भारत ने किया है ये चीज फिर रिपीट हो सकता है। तो जो चीज भारत ने किया है ये चीज फिर रिपीट हो सकता है, तो अब क्या किया जाए। जो चीज भारत ने कर लिया फिर रिपीट हो सकता है, इस तरह कोई और राष्ट्र भी करेगा। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए मैं आपको बताता हूं। अब क्या किया जाए, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक विशेष तरह की एक बॉडी लाया जिसका नाम था एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसे आप नाभिकीय आपूर्ति समूह के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसे आप नाभिकीय आपूर्ति समूह के नाम से जानते हैं। और ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसे आप नाभिकीय आपूर्ति समूह के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कहीं कहीं तो कई जर्नल्स वगैरह में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या भारत के जो पेपर्स पब्लिश किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो जर्नल्स वगैरह पेपर, उन्होंने लिखा भी है कि जो एनएसजी है वो पूरी तरह से पोखरण का ही एक रिएक्शन है।
कि जो काम भारत ने पोखरण में किया चीज दोबारा रिपीट ना की जाए, इसके लिए जाकर एनएसजी लाया गया, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप लाया गया, नाभ की आपूर्ति समूह लाया गया। और ये नाभ की आपूर्ति समूह ही दुनिया में क्या करेगा, दुनिया में इस तरह की चीजों को कंट्रोल करेगा, जो चीज भारत ने किया दोबारा कोई और कंट्री ना करे। इनका यह सोचना था कि अगर कोई भी कंट्री इस तरह की चीजों का परीक्षण कर रहा है तो उसे तकनीकी की आवश्यकता होगी, उसे यूरेनियम थोरियम जैसे ईंधनों की आवश्यकता होगी जिनका उपयोग वे परमाणु बमों में करेगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के अंतर्गत वो सारे के सारे राष्ट्र भी हो जाए जिनके पास इस तरह के नाभ की ईंधन वगैरह हैं, और प्लस उसके अलावा उन सबके पास इस तरह की तकनीकियां भी हैं कुछ शर्तों को लेकर। तो इस तरह करते करते एक समूह का निर्माण हुआ और इस समूह का पूरी तरह से काम हुआ कि जो काम भारत ने किया है दोबारा इस तरह का कोई भी रिपीटेशन, पुनरावृत्ति ना करे। और वो पुनरावृत्ति ना करे इसके लिए लाया गया क्या बचा, एनएसजी। अब पहले थोड़ा सा चलते हैं एनएसजी के इतिहास पर, फिर बात करते हैं एनएसजी की पूरी कहानी क्या है। एनएसजी की पूरी कहानी में क्या है देखिएगा। एनएसजी की स्थापना फिलहाल 1975 में होती है और कुल 7 ऐसे राष्ट्र होते हैं जो मिलकर एक साथ आते हैं। ये जो 7 राष्ट्र एक साथ मिलकर आते हैं यह है कनाडा, फ्रांस, जापान, उस समय पश्चिम जर्मनी हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, अमेरिका और ब्रिटेन। ये 7 राष्ट्र मिलकर क्या लाते हैं, एनएसजी लाते हैं। और एनएसजी लाने के साथ सीधे सीधे देखिए यहां पर सीधी कोशिश क्या होती है, ये एनएसजी लाने के पीछे कोशिश होती है कि परमाणु प्रसार को रोका जाए। जो परमाणु बम वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं इनको रोका जाए, क्योंकि इस तरह की चीजों को कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करना है, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए नहीं, यानी निर्माणकारी विध्वंसकारी नहीं, उन चीजों पर ध्यान दिया जाए। और इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे यहीं इसी दिन 1975 में लाकर। आज अगर आप जाकर गूगल कर लीजिए और देखिए तो आपको 48 राष्ट्र मिलते हैं जिन्होंने एनएसजी को अपनाया। और सुनो, भारत भी एनएसजी को अपनाना चाहता है किंतु अभी तक भारत को एनएसजी का मेंबरशिप नहीं मिला है। इवन आपको बताऊं 1990s में, इवन अटल जी के टाइम में भी हमारे भारत ने कई बार कोशिश की थी। ऐसा कहते हैं 1990 के दशक से ही भारत लगातार कोशिश कर रहा है एनएसजी का मेंबर बनने के लिए। क्यों, एनएसजी का मेंबर बनने से भारत को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। मैंने अभी आपको एक हिंट दिया है कि एनएसजी में वो राष्ट्र हैं जिन राष्ट्रों के पास नाभिकीय ईंधन है। नाभिकीय ईंधन उन ईंधनों को कहते हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी एटम बम बनाते हैं, वही यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसी ईंधनों की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, यही वो कंट्री है जिनके पास इस तरह की तकनीकियां भी हैं। तो अगर कोई राष्ट्र इस जगह पर अगर यहाँ इनके मेंबर कंट्री बन जाता है तो आसानी से उन्हें इन चीजों को लेन देन में मदद मिलेगी। आप मुझे बताइए, अगर भारत यहाँ पे अगर मेंबर बन जाता है तो आसानी से भारत को मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। और भारत जैसे राष्ट्र में देखिए विद्युत की बहुत सारी समस्याएं हैं, और भारत अगर इनका मेंबर बन जाता है तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो पाएगी। और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो पाएगी, सप्लाई कैसे हो पाएगी, मतलब हम जनरेट करेंगे और पूरे भारत में विद्युत को भेजेंगे। और भारत में जो कोयला ले रहे हो उससे 50 तरह की प्रदूषण भी है, और ऊपर से कोयला भी हमारी कंट्री में अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, जो पीछे लेसन नंबर 4, 5, 6 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इस ऐप पर। इसके अलावा आपको और चीजें मैं बता दूं, इसके अलावा अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाते हैं, सोलर विंड की तरफ, तो भैया उसकी उतनी एफिशिएंसी या पोटेंशियल नहीं है जिससे आप बड़े लेवल पर आप ऊष्मा का निर्माण कर विद्युत का निर्माण कर सकें। आपके पास एक विकल्प के रूप में देखा जाए तो नाभिकीय ऊर्जा एक अच्छा विकल्प है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा में भले ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, लागत ज्यादा लगती है, लेकिन वहीं पर इसका जो आउटपुट आता है बच्चा, आउटपुट जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मैसिव आती है। मेरे एक्सप्रेशन से ही लग रहा होगा, मैसिव आती है, मतलब कितनी आती होगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजों पे भारत को एनएसजी का मेंबर बनना है। भारत इसके लिए हमेशा प्रयासरत है और भारत चाहता है। और आप भी समझ सकते हैं भारत के लिए एनएसजी का मेंबरशिप कितना जरूरी है, कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा का प्रसार है वो और तेजी से हो सकेगा। कहानी आगे बढ़ती है एनएसजी का मेंबर बनने से भारत को किस तरह के बेनिफिट होने वाले हैं। फिर बात ये होती है कि भारत फिर एनएसजी का मेंबर क्यों नहीं बनता है, और फिर बात करेंगे कि भाई एनएसजी का मेंबर भारत को क्यों बन जाना चाहिए, आपके अपने तर्क क्या होते हैं। इन सारे तर्कों पे बेस होकर ये पूरा का पूरा डिस्कशन अब हम यहाँ पर एनएसजी को लेकर करने वाले हैं। आइए, कुछ पीपीटीज मैंने आपको बनाई हैं जिनके पॉइंट्स को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने काफी बातें यहाँ पर पहले भी कर ली हैं। देखिएगा, यहां पर हम थोड़ा एनएसजी को आते हैं। देखिए, एनएसजी भारतीय संदर्भ में कैसे महत्व रखता है, थोड़ा ध्यान देने की बात है।
भारतीय संदर्भ में एनएसजी कैसे महत्व रखता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आसानी से किसी राष्ट्र को यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि जैसे परमाणु ईंधन की प्राप्ति हो सकती है। मैंने अभी आपको ठीक है, हमारे पास थोरियम प्रचुर मात्रा में होता है। दुनिया में 21% थोरियम, लगभग 21% थोरियम पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा हमारे भारत के पास है। लेकिन सुनो, अभी थोरियम आधारित तकनीकी नहीं है, विकसित हो रही है। 500 मेगावाट तक तो हमने कल पक्का में शुरुआत कर ली है, जो मैंने आपको पीछे के लेसन्स में बताए हैं, और आगे भविष्य में और करने वाले। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि लेकिन यूरेनियम आधारित तकनीकी तो विकसित है ना। भारत के पास प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है ना, जहां पर हम लोग यूरेनियम, और पहला तारापुर में स्थापित हुआ था अमेरिका की मदद से, बाद में बहुत ज्यादा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन चल रहा है। तो मैं ही कह रहा हूं भाई, अगर ईंधन चाहिए तो ईंधन के लिए अब हमें दिक्कत नहीं होगी। अगर हम एनएसजी के मेंबर बन जाएंगे तो ये राष्ट्रों से अब किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। अभी क्या होता है, अभी जब हम लेने जाते हैं तो सब एक ग्रुप बना के रखें। भले हमारा नामीबिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो नामीबिया कहेगा इंडिया चलो तुम्हारा हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन सुनो हम तुमको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ना अभी हम अकेले नहीं हैं, अब हम इस ग्रुप के अंदर हैं। अब बिना ग्रुप के निर्णय के तुमको यूरेनियम नहीं दिया जा सकता। देखिए हुई ना दिक्कत। तो सर यहां पर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर किसी राष्ट्र के साथ अब अच्छा रिलेशंस भी है, उसके बावजूद भी आपको दिक्कत आ रही है। एग्जैक्टली दिक्कत आएगी, वही चीज यहां पर आपको बताने की कोशिश की जा रही है, तो आपको आसानी से मिले। साथ ही साथ आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूसरे कंट्रीज से आपको हेल्प होने वाली है। परमाणु वाणिज्य यानी न्यूक्लियर कॉमर्स में हेल्प होगा। कोई दूसरी कंट्री आएगा, आप पे कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, रिएक्टर बनाएगा, वो भी पैसा कमाएगा, आपको विद्युत देगा, आपके विद्युत से आपके यहाँ विभिन्न तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, औद्योगिक इकाइयां चलेंगी, भारत की जीडीपी बढ़ेगी, तो फायदा दोनों का होने वाला है। तो उस तरह के फायदे भी आपको मिलने वाले हैं। निर्यात आयात एक अंतरराष्ट्रीय बाजार भारत बन जाएगा। साथ साथ आप कहीं देखिए, आसानी से विदेशी परमाणु ऊर्जा का निवेश होगा, और अगर कोई सोफिस्टिकेटेड फॉरेन टेक्नोलॉजीज आपको चाहिए तो आसानी से मिल सकेगा। यानी कहने का मतलब है, जो नाभिकीय ऊर्जा आज भारत में लगभग 2 से 3% की है, आज भारत में लगभग 2 से 3% की है। इस नाभिकीय ऊर्जा को 2 से 3% वाले को हम भविष्य में और ज्यादा बढ़ा पाएंगे, इसको भविष्य में हम और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और आपको बताऊं, भारत ने नाभिकीय ऊर्जा का टारगेट भी बनाया, परमाणु ऊर्जा का, कि 2050 तक आते आते हम इसको लगभग 25% तक पूरे विद्युत को पहुंचा देंगे। 25%, यानी कहने का अभिप्राय है 2050 तक पूरी विद्युत ऊर्जा का 25% विद्युत ऊर्जा जो होगा वो नाभिकीय ऊर्जा से करने का लक्ष्य है। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, वो नाभिकीय ऊर्जा से करने का लक्ष्य है, चीज ध्यान रखिएगा। आगे आपको लिए चलते हैं मित्र, थोड़ा और आगे धीरे धीरे टॉपिक्स को देखते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। आइए, अब बात होती है कि भारत को फिर दिक्कत कहां आ रही है, भारत जैसे राष्ट्र को कहां कहां पर समस्या है। भारत जैसे राष्ट्र को कहां कहां पर समस्या है, जरा समझिएगा। पहली चीज, असल में यहां पर बोला क्या गया है कि अगर आपको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ओके, एनएसजी का मेंबर बनना है, तो यहां पर हर कंट्री आपके फेवर में होना चाहिए। अब आप देखो, यहां पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो एनएसजी के मेंबर हैं, जो आपके सपोर्ट में नहीं है। सबसे पहले तो आप सब चीन जानते हैं, उसके अलावा न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, टर्की, ऑस्ट्रिया, ये सारे के सारे, और कुछ और भी राष्ट्र हैं। ये मुख्य वो राष्ट्र मैंने लिखे हैं जो आपके अगेंस्ट में है। अब यहां पर आप पूछ सकते हैं, सर ऐसा बताओ कि सर चीन तो कभी होगा नहीं। मान लो चीन नहीं होगा, लेकिन बाकी तो हो सकते हैं ना। 1-2 कंट्री अगर नहीं होते हैं तो वो अपवाद रूप में लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर कई राष्ट्र आपके सपोर्ट में नहीं है तो उसको तो अपवाद रूप में नहीं लिया जा सकता ना। इसलिए आपको अभी वेट करना होगा, जब तक आप सबकी मंजूरी नहीं ले लेंगे करीब करीब, तब तक आप एनएसजी का मेंबर नहीं बनेंगे। ठीक है, और सुनिएगा। अब यहीं पर आपको एक चीज और बता दूं। अब आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं, सर ये साउथ अफ्रीका तो भारत का हमेशा परम मित्र रहा है सर, और दक्षिण अफ्रीका भारत को अपोज क्यों कर रहा है। यहां पर थोड़ा लॉजिकल चीजें हैं, थोड़ा समझिएगा। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। दक्षिण अफ्रीका के साथ क्या होता है पता है, सुनिएगा। दक्षिण अफ्रीका के साथ क्या होता है, जब दक्षिण अफ्रीका एनएसजी पर साइन करना चाहता था, नाभिकीय आपूर्ति समूह वाले ग्रुप पे चाहता था उसका मेंबर बनना, तो एनएसजी कंट्रियों ने बोला साउथ अफ्रीका तुम जाओ पहले एनपीटी पर साइन करो। वही एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, गैर अप्रसार संधि पर साइन करो, जहां पर सिर्फ 5 कंट्री को नाभिकीय हथियार बनाने का हक है और रखने का हक है भविष्य में, और कोई और नहीं बना सकता, पहले उसमें साइन करो। पता है एनपीटी पे हस्ताक्षर करने की शर्त क्या होती है? एनपीटी पे हस्ताक्षर करने की शर्त होती है कि आप अपने जितने भी परमाणु बम है सारे डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और सिर्फ डिस्ट्रॉय ही नहीं कर दीजिए, आप पे कंट्री में कोई परमाणु परीक्षण केंद्र अगर स्थापित है, भारत में पोखरण टाइप, इस तरह की चीजों को बंद कर दीजिए। कि आप उसको बंद कीजिए, अब उसको क्यों चला रहे हैं जब भविष्य में इस तरह की चीजें बनानी नहीं है। यही शर्त है एनपीटी की। तो साउथ अफ्रीका उस समय परमाणु परीक्षण शुरू किया था, एटम बम बना नहीं पाया था उस समय तक, और उसने एनएसजी का मेंबर बनने के लिए अपने परमाणु परीक्षण वाले केंद्र को बंद कर दिया। तो
इसीलिए साउथ अफ्रीका भारत को कैसे मंजूरी दे सकता है कि भारत तुम एटम बम भी रखो, 6-7 एटम बम तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा पोखरण भी चलता रहे और तुम एनएसजी के मेंबर ही बन जाओ। नहीं, ये चीज तुमको मैं नहीं अलाउ करूंगा। इसलिए एनएसजी के लिए भारत का सपोर्ट साउथ अफ्रीका नहीं करता है, क्योंकि वो कंडीशन कभी साउथ अफ्रीका भी अपने ऊपर ले चुका है। तो लॉजिकली साउथ अफ्रीका यहां पर आपके साथ नहीं है, कुछ कारण है। ठीक है, अब यहां पर आपको भी फोर्स किया जा रहा है, भाई ऐसा है इंडिया, तुम जाओ और एनपीटी सीटीबीटी पे साइन करो। अब इंडिया क्यों एनपीटी पे साइन करे, आप मुझे बताइए। आप बताइए, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं मेरे बच्चे, आप मुझे बताइए बच्चों, बच्चा पार्टी की क्या इंडिया एनपीटी पे साइन करे? आप खुद बोलोगे नहीं सर, क्योंकि अगर इंडिया को एनपीटी पे साइन करना है तो पहले एटम बम डिस्ट्रॉय करना है, दूसरा अपना अपना पूरा का पूरा जो ये पोखरण चल रहा है इसको बंद करना पड़ेगा। कल को बताओ, कल को हमको इंडिया और चाइना को तुमने मुक्त रखा है कि चाइना तुम एटम बम रखो और बनाते भी रहो। और सुनो, पाकिस्तान भी एनपीटी का सदस्य आज तक नहीं है। तो सर फिर तो चाइना के पास एटम बम है, सर फिर तो पाकिस्तान के पास एटम बम है। और अगर इंडिया एटम बम नहीं रखेगा, कल को इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान कोई समस्या हो गई तो इंडिया बिना विदाउट एटम बम वाला राष्ट्र रहेगा, तो सर तो दिक्कत आ जाएगी। उस समय कौन सा अमेरिका की आपकी सुरक्षा करेगा? उस समय कौन सा चाइना आपकी सुरक्षा करेगा? आप तो चाइना से ही भिड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि आपके पास परमाणु हथियार का होना आपकी सुरक्षा भी है, तो आप कैसे इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? अब आपको बात समझ में। और एक बात और बताता हूं, भारत ये भी कहता है एनएसजी राष्ट्रों से, सुनो तुम लोग हमको तो एनपीटी के लिए फोर्स कर रहे हो, लेकिन एक आध राष्ट्र ऐसे भी रहे हैं जब वो एनएसजी के मेंबर बने हैं उस समय एनपीटी के मेंबर वो नहीं थे, तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर भारत के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है जिसपे हम लोग अभी धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे, जिसपे हम लोग धीरे धीरे अभी आगे और चर्चा करेंगे। आगे बढ़िएगा। गैर हस्ताक्षर एनएसजी सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए, ये बातें हो रही हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, और भारत के अपने पहलू भी बीच में समझा रहा हूं। अब यहाँ हो रहा है चीनी तरफ। देखो भाई, चीन तो हमेशा भारत के अगेंस्ट में रहेगा, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है आपसे और ना आपको कुछ बताना ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीन कहता क्या है? चीन ये कहता है कि भारत साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, वही सार्क राष्ट्रों में बहुत ही प्रबल राष्ट्र है ना, बहुत ही मजबूत राष्ट्र है, और अगर भारत इसका मेंबर बन जाता है एनएसजी का, तो भारत आसानी से नाभिकीय है ना ईंधनों की प्राप्ति कर पाएगा, तकनीकियों की प्राप्ति कर पाएगा, भारत में अधिक अधिक निवेश होने लगेंगे, भारत की इकोनॉमी बढ़ने लगेगी, और एक भारत जो कि एक विकासशील राष्ट्रों में है वो विकसित राष्ट्र में आ जाएगा। भारत के पास पैसे बहुत होंगे, तो क्यों कोई आपका शत्रु राष्ट्र चाहेगा कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे? इसीलिए वो आपके अगेंस्ट में है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और वो एक और लोचा कहता है, अगर भारत मेंबर बन रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान जिसके पास कुछ नहीं है, जो भूखमरी है, जो इतने कर्ज में है, जितने कर्ज में आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा हम कह रहे हैं 3-4 इंडस्ट्रीज अगर मिल जाए तो पाकिस्तान के कर्ज को उतार कर पाकिस्तान खरीद सकते हैं। वो पाकिस्तान को कह रहा है चाइना कि भाई तुम जाओ है ना, तो ऐसा करो कि अगर भारत को मेंबर बनाया जा रहा है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं? भारत तुम जाओ, तुमको नहीं मेंबर क्यों बनाया जाएगा? अगर तुमको बनाया जाएगा तो पाकिस्तान को भी बनाया जाएगा। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं और समझते हैं तो आप सब जानते हैं दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। ठीक है, उसी लॉजिक पर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर भारत के साथ दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारत का पॉजिटिव पॉइंट क्या होने वाला है, किन बिंदुओं पर आप बोलेंगे कि भारत को मेंबर बन जाना चाहिए। तो किन बिंदुओं पर आप बोलेंगे कि भारत को मेंबर बन जाना चाहिए? उन बिंदुओं पर यहां पर हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं, जरा समझिएगा क्या क्या बात है। पहली बात सुनिएगा, भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पहली चीज, भारत ने अभी तक कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं किया है। उत्कृष्ट अप्रसार रिकॉर्ड रहा है। उत्कृष्ट अप्रसार रिकॉर्ड का मतलब कभी आपने नहीं सुना होगा कि भारत ने कभी कोई नाभिकीय हथियार इस तरह की तकनीकी चोरी छुपे उत्तरी कोरिया को दिया हो, ईरान को दिया हो, नहीं। इस तरह का काम पाकिस्तान करता है। सुनने में आता है कि पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक थे अयूब खान या क्या करके, आप कभी गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, उन्होंने इस तरह की चीज़ों को चोरी छुपे नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे राष्ट्रों को दे दिया, और आज जो कि समस्या बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो भारत ने कभी इस तरह की चीज़ें कभी नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं भारत को सपोर्ट कर रहा है।
दूसरी चीज, आईएईए को भी हम अलाउ करते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। भाई ऐसा है, तुम आओ हमारे रिएक्टरों को देख सकते हो, जो रिएक्टर किसी दूसरे राष्ट्र की मदद से भारत में चल रहे हैं, जहां पर परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उपयोग में लाई जा रही। आप देख लो, हम कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर रहे हैं। तो भारत आईएईए को अपनाता है, भारत आईएईए को अलाउ करता है। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं बताती हैं कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है। वहीं दूसरी तरफ अगर शैक्षिक उपक्रम की बात करें, कुछ और भी ऐसे पहलू, जैसे भारत अगर देखा जाए तो भारत ने अंडरग्राउंड टेस्टिंग बंद कर रखी है। भूमिगत जो परीक्षण, आपको पता है लास्ट परीक्षण भारत ने 1998 में किया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। तब से लेकर आज तक भारत ने कभी कोई परीक्षण नहीं किया है। 25 साल होने गए हैं, हो गए हैं करीब करीब, ठीक है, देखिएगा 25 साल हो चुके हैं और अभी तक भारत ने इस तरह के परीक्षण नहीं किए हैं। सीधा मतलब ये कहता है, क्या कहता है कि भारत शांति प्रिय राष्ट्र है। इतना लंबा गैप भारत कैसे रख सकता है? 25 साल का गैप तो भारत नहीं रख सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत एनएफयू भी अपनाता है। एनएफयू का मतलब होता है नो फर्स्ट यूज। हिंदी में एक गाना था, बहुत पहले मैंने सुना था, पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम, लॉजिक वही है, पहले तुम। यानी भारत कहता है मित्र कि पहले जब कोई राष्ट्र हमारे राष्ट्र पर एटम बम गिराएगा, उसके बाद मैं उस पर एटम बम गिराऊंगा। मैं कभी पहला इनिशिएटिव नहीं लूंगा, मेरी तरफ से कभी भी शुरुआत नहीं होगी। ये भी ये बात बताता है कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है। वहीं तीसरी तरफ भारत ने कई ऐसे सम्मेलन हैं, कई ऐसी ट्रीटीज हैं, संधियां हैं, जहां पर भारत भाग लेता है, जहां भारत उसको साइन करता है, जहां भारत के लिए उसका हस्ताक्षरित राष्ट्र बनता है। जैसे आप वहां पर हाल ही में हस्ताक्षरित में एमटीसीआर देख सकते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जिस पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं, वासेनार व्यवस्था देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया समूह देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजों के बारे में देखें, पिछले विगत कई वर्षों में भारत इन चीजों का राष्ट्र भी बना है। तो ये सारे के सारे बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि भारत जो है वो एनएसजी का मेंबर बनना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो आपके पेपर में, मेंस के परीक्षा में, पीटी के परीक्षा में, या फिर इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इन सारे पहलुओं का आंसर जरूर दीजिएगा। इसे मिस मत कीजिएगा, ओके, इसे मिस मत कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्त, और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था एक वीडियो में सब कुछ, कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको हर पहलू को बहुत ही सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीकों में जाने के लिए अब हम क्रमबद्ध तरीकों पर पहुंचते हैं। एनएसजी तक हमने बात कर ली है। देखिए पीछे हम कहां से चलते आ रहे हैं, पूरी कहानी आपको समझ में आ रही है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब यहां भी समाप्त, ये भी बात खत्म। अब पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया समूह की तरफ। ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि 1985 में, ईयर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए ईयर 1975, 1974, एकदम देखिए क्रम से चल रहा है, कॉल क्रम। बीच की कहानियों में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके उपयोगी नहीं है, मैंने उन्हें स्किप कर सीधे उन चीज़ों को लेकर आया हूँ जिनसे लगातार आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं। कहानी क्या कहती? कहानी कहती है अब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है? असल में ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग होती है 1985 में। एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, जिसे मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के नाम से भी आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में। होता क्या है, यहां पर एक अनौपचारिक मंच है ये, और इस मंच पर असल में डिस्कशन होता है। ऑस्ट्रेलिया में कई राष्ट्र पहुंचते हैं और वहां पर उस जगहों पर रासायनिक और जैविक हथियारों को निर्यात पर रोक की बात होती है। देखिए ऐसा है, आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी क्या, पहले से बोलते हैं लोग बहुत होशियार हैं। रासायनिक हथियार, जैविक हथियार भी चोरी छुपे एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं और जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो जब इस तरह की चीज़ों का दुरुपयोग किया जा सकता है तो भाई ऐसा कर दें, इन चीज़ों पर रोक लगाना होगा, जो कि मानव कल्याण के लिए जैविक हथियार, रासायनिक हथियार भी अच्छे नहीं हैं, ये भी मानव को समाप्त कर सकते हैं। जैसे एक रासायनिक हथियार में मैं एक चीज़ बताता हूँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो भारत में भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम में गैस का लीकेज होता है एक पेस्टिसाइड के रूप में, कीटनाशक के रूप में। अगर बताइए उस कीटनाशक को हम भारत में निर्माण कर कहीं किसी शत्रु राष्ट्र पे गिरा दें तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से एक वार है, एक युद्ध है, जिसको रासायनिक हथियार के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए कोविड जैसे विषाणु के बारे में आप सबने सुना, इस तरह का कोई खतरनाक विषाणु या जीवाणु मैं प्रयोगशाला में बनाऊं और किसी शत्रु राष्ट्र में गिरा दूं, तो ये चीज़ें सही नहीं है मानव कल्याण के लिए। ये भी एक तरह से लड़ाई का तरीका होता है और इस तरह के तरीकों से हमें दूर जाना है। तो यही रासायनिक और जैविक हथियारों के निर्यात पर नियंत्रण रखने की बात होती है।
ओके, नियंत्रण रखने की बात होती है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ये मीटिंग होती है और वहीं फाइनल वो समूह बन जाता है और वहाँ पर लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों के नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़रूर बताऊँगा पीछे कई वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य भी रहा है। आपको दिखाता हूँ कुछ ऑस्ट्रेलिया समूह में मैंने कुछ चीज़ें लाई हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर नहीं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में उतना ही याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। आगे आपको लिए चलते हैं उस कालक्रम की तरफ। कहाँ है कालक्रम, फिर पीछे लौटते हैं। कालक्रम है यहाँ बच्चों, सॉरी, कालक्रम है यहाँ, यहाँ पर। ओके, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बाद ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप था। ऑस्ट्रेलिया समूह के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। अगर आपके पास बुक है विज्ञान तकनीकी की तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं सारी चीज़ें आपको मैंने ढंग से किताब में लिखी हुई हैं। ओके, सारी चीज़ों को मैंने ढंग से किताब में लिखी हुई है, ठीक है। जब आप न्यूक्लियर डिप्लोमेसी वाले चैप्टर में जाते हैं, ठीक है, जब आप न्यूक्लियर डिप्लोमेसी वाले चैप्टर में जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो बुक है मेरे हाथ में अभी फ़िलहाल 6th एडिशन की किताब दिख रही है, मेरे टेबल पर रखी हुई है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ पेज नंबर, एक पेज नंबर बताता हूँ, आप इस पेज नंबर पे देखिएगा। ओके, चैप्टर नंबर है बच्चा 5 और पेज नंबर है, यस, पेज नंबर है 6th एडिशन की बुक मेरे हाथ में, ठीक है, 5.137 है ना। ओ हो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, पेज नंबर है 137 ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने दिया, आप कैमरे पे देख लो, है ना। मैं आपको क्लोज कर देता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे फ्लो चार्ट है, यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दी हैं, ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है, पढ़ना ज़रूर, इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया है, पढ़ना ज़रूर, इसे मिस मत करना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप खत्म, अब आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ती है MTCR की तरफ। MTCR का पूरा नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, समझिएगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, इसका बैकग्राउंड चीज़ें, फिर आपको लिए चलता हूँ इस पर चर्चा, MTCR पर चर्चा। और यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, भारत की स्थिति जब भारत MTCR का मेंबर नहीं था और भारत की स्थिति जब भारत MTCR का मेंबर हो गया, अब यहाँ पर क्या चीज़ें आती, ये भी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जैसे आपने NSG में बहुत सारे तर्क वितर्क देखे, उनकी बातें देखी, हमारी बातें देखी, कंक्लूजन में हमने अपनी बातों को पॉजिटिव में लिया, वैसे ही आपको यहाँ पर आपको MTCR में भी मिलने वाला है। MTCR का पूरा नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम अप्रैल 1987 में लाया जाता है। G7 राष्ट्र मिलकर इसे लाते हैं, वही राष्ट्र कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, जो आपने NSG में भी देखा था। यहाँ पर 35 देशों के बीच में एक अनौपचारिक और शैक्षिक साझेदारी के रूप में MTCR स्थापित किया जाता है। इसका पूरा का पूरा काम होता है मिसाइलों और UAV जिसे आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी मानव रहित वाहन जिसे आप कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, है ना, हवाई वाहन, उसके प्रसार को रोका जा सके। और यहाँ पर यह नियम बनाया जाता है कि 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड मतलब गोला बारूद वाले, और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वाले प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में कोई भी किसी राष्ट्र की मदद नहीं करेगा। समझ में आ रही, कोई भी किसी भी राष्ट्र की मदद नहीं करेगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको MTCR को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। जरा बच्चों इधर आओ, चीज़ों को मैं बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। जब आप पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़िए। आइए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इधर देखिएगा, मैंने यहाँ बीच में रखा MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, है ना। एक तरफ मैंने वो कंडीशन बोला जब भारत सदस्य नहीं था, मैंने कंडीशन लिखा जब भारत सदस्य नहीं था, जब भारत सदस्य नहीं था, ठीक है, जब भारत सदस्य नहीं था। और दूसरी तरफ मैंने लिखा जब भारत सदस्य बन जाता है, भारत सदस्य हो गया, ठीक है। यानी दो कंडीशन मैंने दे दी, एक तरफ जब भारत सदस्य नहीं था, दूसरी तरफ भारत सदस्य कब बनता है, इसका 2016 के आसपास। तो दो कंडीशन मैंने आपको दे दिया, पहला जब भारत सदस्य नहीं था और दूसरा कंडीशन जब भारत इसका सदस्य बनता है। कहानी सुनेगा, कहानी में है क्या। जब भारत सदस्य नहीं था MTCR का, तो भारत अमेरिका से डिमांड कर रहा था, भाई अमेरिका मुझे क्या करो, मुझे अनमैन्ड एरियल व्हीकल दे दो, मानव रहित हवाई वाहन, है ना, मानव रहित, ध्यान रखिएगा, मानव रहित, है ना, हवाई वाहन हमें दे दो, ठीक है, मानव रहित हवाई वाहन हमें दे दो, हवाई वाहन। लेकिन अमेरिका ने बोला भाई इंडिया देखो तुम ना इसके मेंबर नहीं हो, इसलिए मैं तुमको नहीं दूंगा, पहली बात।
अमेरिका ने बोला तुम एमटीसीआर के मेंबर नहीं हो, हम तुमको नहीं दे पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत अगर कोई मिसाइल बनाना चाहता है जिसकी गोला बारूद की क्षमता 500 किलोग्राम से अधिक गोला बारूद की है, अधिक गोला बारूद मतलब वारहेड जिसे आप कहते हैं, अधिक गोला बारूद को अगर करने की है तो यहां पर भी आपको परमिशन नहीं मिलेगा। यानी कोई राष्ट्र भारत की मदद नहीं करेगा कि भारत किसी ऐसे मिसाइल प्रक्षेपास्त्र का बनाए जो 500 किलोग्राम से अधिक गोला बारूद को ले जाने की क्षमता रखे। तीसरी बात 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण नहीं करेगा। 300 किलोमीटर से अधिक दूरी, 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के प्रक्षेपास्त्र, अधिक दूरी के प्रक्षेपास्त्र के निर्माण में कोई भारत की हेल्प नहीं करेगा। प्रक्षेपास्त्र के निर्माण में कोई भी भारत की हेल्प नहीं करेगा, तीसरी चीज। चौथी चीज ये बोली गई कि अगर मान लो भारत या कोई भी राष्ट्र एमटीसीआर का मेंबर नहीं है और वो अगर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश करता है, हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र, हाइपरसोनिक जो होता है बच्चा वो स्पीड के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। हाइपरसोनिक जो प्रवृत्ति के प्रक्षेपास्त्र हैं, हाइपरसोनिक प्रवृत्ति के जो प्रक्षेपास्त्र हैं गति के आधार पर उनके निर्माण में भी कोई मदद नहीं करेगा। और सुनिएगा, भारत जैसे राष्ट्र से एक प्रक्षेपास्त्र है जिसका नाम है ब्रह्मोस, उसके बारे में यह सुनने में आता था वियतनाम जैसा राष्ट्र, सुनिएगा, वियतनाम जैसा राष्ट्र भारत से ब्रह्मोस की डिमांड करता था, भारत से ब्रह्मोस की डिमांड करता था। लेकिन भारत जैसा राष्ट्र, क्योंकि अगर कोई एमटीसीआर का मेंबर नहीं है तो वो इस तरह की चीजों को नहीं दे सकता है। तो यहां पर कितने सारे पॉइंट से आपको समझ में आ रहा है, अगर कोई राष्ट्र एमटीसीआर का मेंबर नहीं है तो उसकी लिमिट्स क्या है। इन्हीं चीजों को पीछे मैंने लिखा था आपको पता है भारत के पास ब्रह्मोस 1 है, और भारत के पास जो ब्रह्मोस 1 है, जरा देखिएगा, भारत के पास जो ब्रह्मोस 1 है, समझिएगा, भारत के पास ब्रह्मोस 1 है, लेकिन ब्रह्मोस 1 जो भारत के पास है इसमें रशिया ने भारत की मदद की है। और ब्रह्मोस 1 की जो दूरी है आपको बताऊं, ये 290 किलोमीटर तक की है। ध्यान दीजिए, 290 किलोमीटर तक की है। ब्रह्मोस 1 को जो गोला बारूद ले जाने की क्षमता है वो लगभग 300 किलोग्राम के गोला बारूद को ले जाने की क्षमता है। और ब्रह्मोस 1 की जो स्पीड है वो सुपरसोनिक है। वो कौन सी स्पीड है? सुपरसोनिक है। तो कहने का सीधा मतलब है कि जो पैरामीटर एमटीसीआर में दिया गया था, आपको पता है ब्रह्मोस 1 के केस में भारत की मदद किसने की थी? आप में से हर विद्यार्थी को पता होगा, रूस ने मदद की थी। नहीं पता है तो याद रखिएगा, आगे की जब प्रतिरक्षा वाला जो मेरा लेसन आपको मिलेगा यहाँ पर पूर्वांचल ऐप पर, तो वहां पर आपको ये चीजें दिख जाएंगी। ब्रह्मोस में भारत की मदद रूस ने की है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्रणाली, जो ईंधन वगैरह होता है, जो उसको पावर देता है, वो पूरा का पूरा जो है रूस ने ही भारत के विकसित किया है। तो यहां पर जब रूस ने भारत को ब्रह्मोस 1 बनाने में मदद किया तो भैया अमेरिका ने रूस से पूछा, रूस एक बात बताओ, ओके, तुमने भारत की एक मिसाइल बनाने में मदद की ब्रह्मोस 1 की जिसकी क्षमता ये है, जो कि ठीक नहीं है। तो रूस ने बोला देखो, हमने सारा का सारा पैरामीटर, सारा का सारा वही फॉलो किया था जो एमटीसीआर के अकॉर्डिंग था। भारत एमटीसीआर का मेंबर नहीं था उस टाइम जब रूस से ब्रह्मोस मिला था भारत को, ठीक है। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट ईयर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन करीब 2004-6 के आसपास, 5-6 के आसपास ये न्यूज़ में रहा था। तो लगभग से 16-17 साल पहले की बात बता रहा हूं, और पहले की बात बता रहा हूं, ये चीज न्यूज में रही थी। तो रूस ने ये कहकर बताया कि देखो, तुम लोग जो पैरामीटर बोले हो ना एमटीसीआर का, मैंने उन सारे पैरामीटर को फॉलो किया है। ओके, आपने बोला कि हाइपरसोनिक की मदद नहीं करेगा, तो मैंने सुपरसोनिक तक किया। अब एक चीज आप मुझसे ये चीज और पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताओ, ये पैरामीटर क्यों बनाए गए? भाई यहां पर गोला बारूद 500 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकता था, 700 हो सकता था, उसके ऊपर नहीं बनना है। दूरी जो है 300 किलोमीटर क्यों हो सकता है, 1000 भी रख सकते थे। बच्चा असल में ये जो किया गया इसके पीछे कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि अगर कोई कंट्री आपकी मदद कर भी रही है तो आपको इस रेंज के अंदर करेगी। क्यों? क्योंकि अपनी सुरक्षा का अधिकार तो हर किसी का होता है ना। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए ये कोस्टल एरिया है, ये मान लीजिए कोस्टल एरिया है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, और समुद्र तटीय क्षेत्र में आपको 300 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक का परमिशन दिया जाता है। मान लीजिए 300 किलोमीटर तक की डिस्टेंस का परमिशन दिया जाता है। 300 किलोमीटर का रेंज यहां तक दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई आपके ऊपर आके अटैक कर रहा हो तो अपनी सुरक्षा के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हैं। लॉजिक ये है।
इसका मतलब आपकी डिफेंसिव के लिए, अपनी डिफेंसिव पर्पस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आप अटैक करने नहीं जा रहे हैं, अपनी सुरक्षा करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहां पर 300 किलोमीटर का लॉजिक आपको दिया गया। जब कोई राष्ट्र आपके करीब आता है अटैक करने, तो खुद को बचाने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी बहुत है। और 300 किलोमीटर से आगे का मतलब होता है कि आप किसी पर अटैक करने जा रहे हैं। ऐसे एक अंतरराष्ट्रीय एक पैरामीटर बनाए गए, मानक बनाए गए, उन्हीं मानक के हिसाब से। और अब आप बोलोगे सर 500 किलोग्राम से अधिक क्यों नहीं? असल में जो नाभिकीय बम होते हैं ना, परमाणु बम, जो हथियार होते हैं ना, गोला बारूद, वो दो तरह के होते हैं। एक कन्वेंशनल होता है सामान्य गोला बारूद, और दूसरा न्यूक्लियर होता है परमाणु बम। परमाणु बम अगर आप ले जाते हैं तो उस मिसाइल की क्षमता 500 किलोग्राम से सामान्यतः ज्यादा होती है। इसीलिए पैरामीटर को 500 किलोग्राम के रेंज तक रखा गया है। मेरे ख्याल से आप में से हर विद्यार्थी समझ रहा होगा 500 किलोमीटर के रेंज को क्यों रखा गया, कि आप सामान्य गोला बारूद फेंकिए अपने आप को बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि आप सीधा दूर तक और एटम बम फेंक दीजिए। तो एक नियम के अंदर रखा गया। और सुनिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा का एक अपना एक हक होता है, एक राइट होता है। आपके फंडामेंटल राइट में भी है आपकी अपनी सुरक्षा, स्वतः की रक्षा। तो वही चीज आपको यहां पे भी दिया जाता है, डिफेंस सेक्टर में भी, एमटीसीआर के अंदर। अब आप बोलोगे सर आगे क्या हुआ? आगे क्या हो गया? भारत जब एमटीसीआर का मेंबर हो गया, ये सारी समस्याएं खत्म, ये सारी समस्याएं खत्म। ये सारी समस्याएं का मतलब, ये सारी समस्याएं का मतलब अब भारत को अमेरिका से प्राप्ति हो सकती है। अब 500 किलोमीटर से ज्यादा भारत बना सकता है। अब 300 किलोमीटर से ज्यादा भारत जाएगा, हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र बना सकता है, और भविष्य में वियतनाम जैसे राष्ट्र को भारत ब्रह्मोस को बेच भी सकता है। बहुत ही आसानी से आपको एमटीसीआर के दोनों लॉजिक समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। ओके, और आगे आपको लिए चलते हैं, ठीक है, और आगे आपको लिए चलते हैं। ये सारा का सारा लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। एक चीज और समझिएगा, ओके, एक चीज और समझिएगा, हाँ मैं आपको समझाता हूं। सुनिए, असल में यहां पर ना 3 शब्द आए हैं। जैसे अभी मैंने बोला, एक शब्द आता है, इसे कहते हैं सबसोनिक। एक शब्द आता है जिससे हम कहते हैं सुपरसोनिक, और एक शब्द आता है बच्चा जिसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक। देखिए, एमटीसीआर के मेंबर नहीं है तो आपको सुपरसोनिक तक अलाउ था। ये सब सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यहां पर आपको बताना है मुझे एक मैक नंबर के बारे में। एक मैक नंबर बराबर होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये मैक नंबर फिजिक्स में आता है, और इसकी आवश्यकता होती है जब आप प्रतिरक्षा पढ़ते हैं, जब आप अंतरिक्ष तकनीकी में, जब आपको जेट इंजन पढ़ाऊंगा, टर्बोजेट, रामजेट, स्क्रैमजेट, वहां बताऊंगा टर्बोजेट सबसोनिक है, रामजेट सुपरसोनिक है, स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक है, वहां पे इन चीजों को बताऊं। लेकिन यहां पर आपको फिर बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने यहां पीछे आपको हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक के बारे में बात किया है। तो सुपरसोनिक तक अलाउ था, हाइपरसोनिक नहीं। थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। कहानी क्या कहती है समझिएगा। कहानी ये कहती है सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक में, सुनिए एवरीबडी, है ना, अगर 300, अच्छा ये 332 मीटर प्रति सेकंड वैल्यू कहां से लाई गई? सुनिए, 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो 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 स्पीड होती है विंड की, पवने की जो स्पीड होती है सामान्य हवा वायु में, उसकी स्पीड असल में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी को 1 मैक नंबर के नाम से जाना जाता है। सब सोनिक का मतलब होता है अगर स्पीड 1 मैक से कम है, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड से कम है, तो उसे सब सोनिक कहते हैं। और अगर 1 मैक तक, और 1 मैक से ज्यादा हो गया, 5 मैक तक बचा, यानी 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड तक, तो वो हो जाता है सुपरसोनिक। और 5 मैक से प्लस होता है तो वो होता है हाइपरसोनिक। तो यानी इस स्पीड तक बनाने की अनुमति थी जब एमटीसीआर का मेंबर नहीं था। तभी जो ब्रह्मोस 1 बनाया था, आपको पता है ब्रह्मोस 1 जो था, वो ब्रह्मोस 1 की स्पीड जो थी 2.5 मैक से 2.8 मैक तक थी। और 2.5 से 2.8 मैक की जो स्पीड होती है, गति होती है बच्चा, वो किस में आती है? वो देखिए 2.8 से ये सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है। तो ये लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया। मुझे लगता है मेरे किसी विद्यार्थी को यहां पर समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब आपको और पीछे लिए चलते हैं, जहां पर हम बात कर रहे थे उस फ्लो चार्ट पे। इस फ्लो चार्ट पे हम लोग यहां पर थे। ओके, एमटीसीआर की बात हमने कर ली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वासेनार व्यवस्था की तरफ। देखिए, वासेनार व्यवस्था क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल टॉपिक है। वासेनार व्यवस्था में एक्चुअल में क्या होता है,
12 जुलाई 1996 में एक्चुअल में ये लाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो जो भी पारंपरिक हथियार यानी जो कन्वेंशनल आर्म्स के हस्तांतरण और सैन्य उद्देश्यों के लिए जो दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया। सीधा कहने का अभिप्राय है वासेनार अवस्था का कि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका एक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है, यानी उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे मैं आपको लिए चलता हूं, जैसे हमने बोला डुअल यूज गुड। देखिए एक टर्म यहां पे लिखा होगा डुअल यूज गुड। देखिए आज की दुनिया में लोग होशियार तो बहुत हैं, बहुत होशियार हैं, ठीक है, बहुत होशियार है। अब बहुत होशियारी में लोग ये भी होशियारी कर सकते हैं कि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को कुछ ऐसी चीजें दे रहा है जिसका उपयोग कहकर तो ले रहा है, लेकिन उसके उपयोग के अलावा उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इस तरह की चीजों को स्मार्टली एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में दिया जा सकता है। इस तरह की चीजें भी ठीक नहीं है, इस पे भी कंट्रोल करने की जरूरत है, नियंत्रण रखने की जरूरत है। बस इसी चीज को ध्यान में रखकर वासेनार व्यवस्था को लाया गया। भारत इसका भी मेंबर है, अब एमटीसीआर का भी है, वासेनार का भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वासेनार व्यवस्था में मैं आपको समझाने के लिए एक और उदाहरण पे लिए चलता हूं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, और सबसे खूबसूरत उदाहरण मैं आपको बताता हूं क्रायोजेनिक इंजन का। सबसे खूबसूरत उदाहरण मैं आपको बताता हूं क्रायोजेनिक इंजन का। आप ऐसे काफी विद्यार्थियों ने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में सुना होगा, समझिएगा। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में कहानी क्या कहती है। क्रायोजेनिक इंजन बात करेंगे, ठीक है, आगे जब हम अंतरिक्ष तकनीक में बात करेंगे तो क्रायोजेनिक आता है। इवन क्रायोजेनिक शब्द कई जगह आता है, क्रायोजेनिक शब्द कई जगह आते हैं। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हम क्रायोजेनिक इंजन की बात कर रहे हैं, गॉट इट, जो हम क्रायोजेनिक इंजन की बात कर रहे हैं, पहले जरा समझिएगा इन चीजों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कहानी क्या कहते हैं, 1996 में 1996 के पहले 1996 के पहले भारत पहुंचता है कहा, अमेरिका के पास, और कहता भाई अमेरिका मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। क्या मदद कर दो, मुझे क्रायोजेनिक इंजन दे दो। अमेरिका कहता है नहीं इंडिया, मैं तुमको नहीं दे पाऊंगा। क्यों, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन जो है वो मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि ये डुअल यूज गुड है, इसका उपयोग भी हो सकता है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और तुम अभी जैसे वासेनार व्यवस्था वगैरह इस तरह के सदस्य नहीं हो इन सब समूहों के। उस समय भारत था भी नहीं। 1996 में क्या होता है, ये तो 1996 के पहले की बात है, भारत जब अमेरिका के पास जाता है, बात करता है क्रायोजेनिक इंजन के लिए। 1996 में रूस क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए भारत को तैयार हो जाता है। रूस 1996 में भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यानी 1996 में भारत और रूस के बीच में एक डील होती है, और वो डील होती है कि रूस भारत को क्रायोजेनिक इंजन देगा। पता है क्रायोजेनिक इंजन का द्वैत यूज कैसे हो सकता है, डुअल यूज, सुनिएगा। इस क्रायोजेनिक इंजन को एक प्रक्षेपण यान है जिसका नाम है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जीएसएलवी। इस जीएसएलवी के जो तृतीय चरण होता है इसके ईंधन का, पता है तृतीय चरण जो होता है, इसके तृतीय चरण ईंधन में आपको ये अंतरिक्ष तकनीकी के लेक्चर्स में मिल जाएंगे, जो आगे के बारे लेक्चर जो एप्लीकेशंस में है पूर्वांचल इस ऐप पर, जब आप अंतरिक्ष तकनीकी पढ़ रहे होंगे इसके आगे के लेक्चर्स में, तो वहां पर तृतीय चरण में मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। बच्चा क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। ये क्रायोजेनिक इंजन जिसका उपयोग यहां पर होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्रायोजेनिक इंजन जिसका उपयोग यहां पर होता है तृतीय चरण में, ये क्रायोजेनिक इंजन एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव यूज है, क्रायोजेनिक इंजन का निर्माणकारी यूज है, क्योंकि जीएसएलवी की मदद से आप उपग्रहों को भेजते हैं। उपग्रह वही होते हैं जो जमीन की फोटो लेते हैं, नक्शा बनाते हैं, डीटीएस की सुविधा देते हैं, इंटरनेट जैसी सुविधाएं देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बच्चा एक निर्माणकारी प्रक्रिया हो गया। लेकिन इसी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हम प्रक्षेपास्त्रों में भी लगा सकते हैं, और प्रक्षेपास्त्रों में लगा सकते हैं तो ये विध्वंसकारी हो गया, क्योंकि प्रक्षेपास्त्र से, है ना, ये विध्वंसकारी हो गया, है ना, विध्वंसकारी हो गया। प्रक्षेपास्त्र को भी निर्माणकारी कार्यों के लिए नहीं, जान माल का नुकसान करने के लिए होते हैं। तो वही बात हो गई, अमेरिका ने मना किया, लेकिन भारत ने को रूस ने दिया, और रूस की मदद से भारत ने, आपको बताऊं, जीएसएलवी D1 भारत का पहला भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसकी मदद से हमने GSAT-1 नामक उपग्रह को 2001 में अपनी कक्षा में स्थापित किया, और यह भारत का इतिहास हो गया। लेकिन हाँ, शुरुआत में इस इंजन के निर्माण के लिए जो मदद हुई थी, फिर मैं बता रहा हूँ, इंजन नहीं दिया, सॉरी, इंजन के निर्माण में मदद नहीं किया था। यहाँ पर जब अमेरिका ने रूस से पूछा, अब आप फट से पूछेंगे तो फिर अमेरिका ने नहीं दिया तो रूस ने दे दिया, तो अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं हुई। अमेरिका ने रूस से पूछा कि रूस तुमने ये क्या किया, तो
रूस ने बोला भाई सुनो, हमने ना भारत को तकनीकी नहीं दी है, हमने सिर्फ एक रेडीमेड इंजन दिया है जिसका उपयोग भारत ने यहाँ निर्माण कार्य में किया है, और इसका प्रमाण ये आपके सामने है। तो भारत इसका निर्माण नहीं कर पाएगा, घबराइए नहीं। और वासेनार अवस्था वगैरह में इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने की बात की गई थी, ठीक है। बाद में इसका साइन वाइन होने के बाद क्या होता है, भारत अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाए, और भारत अपना क्रायोजेनिक इंजन बना रहा है। और आपको मैं बता देता हूं 5 जनवरी, भारत का इतिहास सुनिए, 5 जनवरी 2014 को भारत पहला इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन जो भारत में बना है GSLV D5 में यूज करता है, उसकी मदद से GSAT-14 नामक उपग्रह को सक्सेसफुली भेजता है। और ये वो डेट है और वो दिन है जो भारत के इतिहास में हमेशा याद रखिएगा। यहां पर पहली बार सफलतापूर्वक भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हुआ था। भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक उपयोग पहली बार होता है, और यही क्रायोजेनिक इंजन भारत में LPSC में बनाया जाता है। पीछे के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि महेंद्रगिरी में है, तमिलनाडु में। यही वो जगह है जहां पर हमारे क्रायोजेनिक इंजन आज भारत में बनाए जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो क्रायोजेनिक इंजन को डुअल यूज गुड की तरह संबोधित कर रही हैं। और भारत और रूस का रिलेशंस तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये भी स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा। यहां तक कि रूस को बोला ही जाता है ऑल वेदर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। आपने कारगिल वाली कहानी तो सुनी ही होगी, हर राष्ट्र आपके अगेंस्ट में हो जाता है, सिर्फ एक ही राष्ट्र है जो आपके साथ खड़ा होता अकेला, और वो इतना दमदार राष्ट्र है कि उसके अपोजिट में ये यूरोप और अमेरिका कुछ नहीं करता। ये वही यूरोप है जिसने कभी आपकी हेल्प नहीं की है। मैं एक लाइन में बोलता हूं, जिसकी वजह से भारत को रूस की तरफ और अट्रैक्ट होना पड़ा, रूस के और क्लोज होना पड़ा। और आज वो समय है कि रूस और भारत 1 और 1 11 है। यूक्रेन युद्ध के समय में आपने देखा होगा, पूरा फुली सपोर्ट भारत ने रशिया का किया, और ये जरूरी भी है उस समय, क्योंकि भारत को भी हमेशा जरूरत पर रूस ने पूरी मदद की है। कहानी आगे बढ़ती है, और अगली कहानी में हम लिए चलते हैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी की तरफ, यानी CTBT की तरफ, की तरफ। इसको आप हिंदी भाषा में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को लाने की बात हुई थी, ये भी UN के जनरल असेंबली में इसका प्रस्ताव हुआ था कि दुनिया में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी भी लाई जाए। और ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के लिए 10 सितंबर 1996 को इसकी पहल भी हुई थी। लेकिन हुआ क्या, जिन राष्ट्रों के लिए CTBT लाना था, जैसे उनमें चीन, मिस्र, ईरान, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, अमेरिका, पाकिस्तान, इनमें सभी राष्ट्रों ने शुरुआत में तो हस्ताक्षर किया, लेकिन बाद में उन्होंने अनुमति नहीं दी, रेटिफाई नहीं किया, और अंत में जाकर ये CTBT कभी आया ही नहीं। इसीलिए देखिए, जब भारत NSG की बात कर रहा है तो ये NSG वाले कंट्री कह रहे हैं भारत तुम जाओ पहले NPT और CTBT पर भी साइन करो। वो जब पीछे आया तो मैंने आपको पता, रुक जाइए, CTBT आगे बताऊंगा। CTBT पर साइन करने का मतलब क्या है? CTBT पर साइन करने का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का मतलब कहीं भी आप नाभिकीय परीक्षण नहीं करेंगे। आप ध्यान दीजिए, जब भारत ने नाभिकीय परीक्षण किया था तो भारत ने क्या बोला था? भारत ने बोला था, सुनो, तुम लोगों ने बोला था कोई भी ग्राउंड पे टेस्ट नहीं करेगा, मैंने तो अंडरग्राउंड किया है। अब इसी तरीके से तो बच्चा, कोई कंट्री अलग अलग ऑप्शन बना कर नाभिकीय परीक्षण करती रहेगी। अभी मान लो कोई पचमे तल्ले से कर ले, कोई मान लो कि छत पर जाग कर ले, कोई मान लो हाथ से फेंक के कर ले, कोई हेलीकॉप्टर पे कर ले, कोई हिमालय की पीक पे जाग कर ले। मैं ये कुछ फनी उदाहरण आपको दे रहा हूं, लेकिन इस उदाहरण के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई सर हम समझ गए आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप अलग अलग विकल्पों को दे सकते हैं। इन उदाहरणों में मैंने सिर्फ एक समझाने की कोशिश की हंसी मजाक में कि भाई इस तरह से तो बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। समुद्र के अंदर घुस के कर ली, तो इस तरह के ऑप्शंस को बनाने से अच्छा लोग इस तरह से होशियारी कर इस तरह के ऑप्शन बनाए, तो हम CTBT लाते। CTBT का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट का मतलब कहीं भी टेस्ट नहीं करेंगे, हर जगह कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन है। इसी को बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा लिया है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, जो पूरा की पूरी चीज़ है, बहुत ही हिस्टोरिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हर एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ हर एक पहलू को मैंने लेके आपके सामने यहाँ डिस्कशन किया, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें करीब 8 से 9 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, उन सारे के सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने डिस्कशन कर लिया है।
बाकी आपको बार बार कहता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मेरे साथ इस टेलीग्राम के पीडीएफ वगैरह के लिए, टेलीग्राम पे आप मेरे अपडेट्स के लिए मुझसे जुड़ें। और आपको सही बता रहा हूँ, आगे भविष्य में आपको बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। भविष्य में एक और वीडियो बनाने की मेरी कोशिश है। आईपीसीसी को शुरू से लेके लास्ट तक आज तक क्या चल रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यूट्यूब वगैरह पे भी मेरे साथ जुड़े रहें। यूट्यूब आपके लिए एक सिंगल सोल्यूशन है। मेरे साथ विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, कृषि, हेल्थ, स्वास्थ्य, इन सारे विषयों से जुड़े हुए जो भी समसामयिकी होते हैं उनको लेकर मैं यूट्यूब पर आपके साथ जुड़ता हूँ। ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे आपको लिए चलता हूँ। इसके अलावा इस पीडीएफ को आप पूर्वांचल इस ऐप से जाके ले लें। ये ओपन पीडीएफ है, आप वहाँ पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ओके, ये मेरे कोर्सेज हैं जो लगातार पूर्वांचल इस पे चल रहे हैं। विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, कृषि और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यूपीएससी के अलावा अतिरिक्त यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसी भी स्टेट पीसीएस, आरएएस वगैरह, इसके अलावा या कोई भी सीडीएस, एनडीए, कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, इन सारे विषयों से जुड़े हुए A to Z आपके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा मेरे जो कोर्सेज हैं वो फेस टू फेस क्लासेस में भी मैं आपको देता हूं। पूर्वांचल आईएएस एक संस्था है मेरी जो मैंने गोरखपुर में स्थापित की है। 2018 से लगातार कार्यरत है, पिछले 6 वर्षों से। और यहां पर आपको पूरी यूपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस की क्लासेस दी जाती हैं दिल्ली की पूरी टीम के द्वारा। ये कोचिंग पूरी तरह से मेरी द्वारा संचालित होती है। एक सस्टेनेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर दिल्ली के तर्ज पर पूरे के पूरे अध्यापक वहाँ जाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं रुकते हैं, वहीं खाते पीते हैं, आपको पढ़ाते हैं और फिर अपना कोर्स खत्म कर फिर वो दिल्ली आते हैं, अपनी जगह आते हैं जहाँ वो बड़े बड़े शहरों में पढ़ाते हैं। तो वही अध्यापक जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ाते हैं आपको फेस टू फेस दिल्ली गोरखपुर में रहकर पढ़ाते हैं। वो वही जगह है जहाँ का मेरा अपना जन्म रहा है। तो मैंने कोशिश की है वहाँ के बच्चों के लिए भी कुछ कर सकूं, क्योंकि बाहर तो मैंने बहुत कुछ किए हैं, तो वहाँ के गोरखपुर के बच्चों के लिए भी आवश्यकता, महिलाओं को, बच्चों को दिल्ली जाना, महंगी फीस देना, सारी चीज़ों के लिए दिक्कतें थी। तो ये एक संस्था मैंने वहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ वहाँ लगातार चला रहा हूँ। ये 6 एडिशन की किताब है। इसके अलावा 7वीं एडिशन भी आपको मिल ही रही होगी। ये पूरे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के लिए मैं आपको बोलूँगा इस समय अभी कोर्स 4999 में है, पूरी विज्ञान तकनीकी प्रारंभिक सब मुख्य परीक्षा के लिए। भविष्य में इसके प्राइस आपको बढ़ते बढ़ते यहाँ चेंज होते मिल जाएंगे। तो आप इस कोर्स को सुनते समय जितने भी बच्चे सुन रहे हैं इस कोर्स को ले लीजिए। आगे भविष्य में आपको और नुकसान हो सकता है, क्योंकि पीछे के बच्चों ने कोर्सेज से प्राइस कुछ और लिए हैं, आगे भविष्य में उनको नुकसान हुआ है। अभी ले लीजिए, नहीं तो भविष्य में और नुकसान होने वाला है। इससे ज़्यादा इशारा करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर लाइक और शेयर कर लीजिएगा। इस वीडियो को मित्रों को जरूर भेजिएगा, ताकि ये वीडियो आप में से हर विद्यार्थी को सुनना बहुत आवश्यक है। हर चैनल्स पे भेजिएगा, हर बच्चों को भेजिएगा, हर टेलीग्राम्स ग्रुप में भेजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी। ये भी मैं भी शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम्स पर। और यहाँ पर आप इस वीडियो को मैंने ओपन करा है हर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मित्र रहें। आपके जीतू भैया की तरफ ये वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये लेक्चर मैं चाहता हूं आप लोग देखें कि किस तरह की गुणवत्तापरक क्लासेस आपको यहाँ दी जाती हैं पूर्वांचल इस ऐप पर, आपको समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए एक मार्केट है बच्चा, ठीक है, और मेरे ख्याल से आप सब समझते हैं, ठीक है। आप यहाँ मेरे प्लेटफॉर्म पर जो सुन रहे हैं एक अनुभवी अध्यापक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैंने 20 साल आपको दिए हैं, किताबें लिखी हैं, बहुत सारी मेहनत की है। वो सारे का सारा एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है जिसका फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ टैलेंट तो नहीं मानता यूपीएससी प्रोफेशन में, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर मानता हूँ जिसका आपको फ़ायदा मिला है और मिलेगा। काफ़ी टॉपर्स, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स लोग भी बोलते रहे हैं। सो आगे आप भी बोलेंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन भी होने वाला है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। पूर्वांचल आईएएस भारत में सिविल सेवा में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाले डॉक्टर रवि अग्रहरि एंड टीम अब गोरखपुर में भी। पूर्वांचल आईएएस, पेडलीगंज, इंदिरानगर, गोरखपुर।